10वीं क्लास के ऑनलाइन शिक्षण में भैया और बहनों आपका स्वागत है, सत्कार है। भैया और बहनों, अपन कल लोग HCF के बारे में बातें कर रहे थे। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। अपन कल कह रहे थे कि HCF ज्ञात करने की एक विधि अभाज्य गुणनखंड भी है। कहा था अपन हम लोगों ने कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। देखिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल है आपके पास, आपसे बोल दिया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में लिखिए, या ऐसे लिख दें कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करके उसको अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिखिए, ये लिख सकते हैं वो। तो हम एक काम करेंगे, इस 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस 140 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम लोग जानते हैं, हम 5वीं क्लास से पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। देखिए भैया और बहनों, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अपन इसमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 29, इस तरह से अपन केवल जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे, कभी भी भाज्य का भाग नहीं देंगे। अब बात आती है कि अभाज्य और भाज्य में अंतर क्या है, ये अभाज्य क्या है और भाज्य क्या है। देखिए, अपन बात करते हैं अभाज्य की। इसे बोल रहे हैं अपन 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, कुछ संख्या हैं जो अभाज्य हैं। ये अभाज्य क्यों है या फिर ये कहें अपन 10 है, 9 है, या 8 है, या 20 है, 26 है, इनको अपन भाज्य बोल रहे हैं। इन संख्याओं को अपन अभाज्य बोल रहे हैं, इनको अपन भाज्य बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, हमें पता होना चाहिए चीज़ें। इस 2 में केवल 1 का भाग जाएगा और 2 का जाएगा, उसके अलावा किसी का नहीं जाएगा, इसलिए अभाज्य है ये। 3 में भी 1 का भाग जाएगा और 3 का जाएगा। इस 5 में 1 का और 5 का। इसी तरह इस 13 में और 11 में और 7 में भी केवल 1 का जा रहा है और स्वयं उसी संख्या का भी जा रहा है। जो संख्या है वो 13 है या 23 है हमारे पास। 23 में 1 का भाग जा रहा है और 23 का जा रहा है, उसके अलावा किसी का नहीं जा रहा, इसलिए वो अभाज्य है। 10 में 1 का भाग जा रहा है और 10 का जा रहा है, इसके अलावा भी जा रहे हैं भाग, 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। एक बार पुनः सुनेंगे इसको। जिस संख्या में 1 का भाग जाए, 1 का सब में जाएगा और जो संख्या है उसका उसमें जाएगा ही जाएगा। तो यानी कि जिस संख्या में 1 का भाग जाए और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, उसके अलावा किसी का नहीं जाए, वो संख्या अभाज्य होगी। और जिसमें 1 का भाग जाए और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, उसके अलावा भी किसी अन्य का भाग जाए, तो वो संख्या भाज्य होगी। इस तरह से हम इसको पहले देख भी चुके हैं और एक बार अपन ने दोबारा आज देखा है। तो ये हो गया अपना भाज्य और अभाज्य के बारे में। भाज्य संख्या और अभाज्य के बारे में अपन अभी देख चुके हैं। तो अपन बात कर रहे हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, फिर उसको अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिखेंगे। इस तरह से करेंगे। देखिए, इसमें अगर 2 का भाग जा रहा है तो पहले 2 का ही देंगे हम। 2 7 14 और 0, फिर 2 का जाएगा 35 बार। इस 35 में जाएगा 5 का भाग। इस तरह से 2, 2, 5 और 7 आ गए। हम चाहें तो 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 गई है, गुणा 5 गुणा में 7, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अपन। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर अभाज्य गुणनखंड करने पड़े तो अपन को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। उस अभाज्य गुणनखंड से हम HCF भी निकाल सकते हैं, उससे हम LCM भी निकालेंगे, वो बात अपन आगे करेंगे। अपन एक बात और करते हैं इसमें, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा LCM और HCF निकालना।
अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, दोनों की बातें अपन करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 26 व 91, 26 है और 91 है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 26 और 91 का एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। 26 और 91 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और उनकी बाद में जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है क्या, ये हमको जांच भी करनी है। तो पहले हम इनका एचसीएफ और एलसीएम याद करेंगे। देखिए आप लोग, 26 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हम, और 91 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम। 2 का भाग जाएगा, 13 बढ़ जाएगा, 13 का भाग 1 बढ़ जाएगा, 7 का भाग जाएगा 91 में, 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 7 का भाग जाएगा 13 बार इसमें। अब 13 का भाग 1 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को भी। पहले एलसीएम निकालेंगे हम, इसके जो गुणनखंड हो गए ये हो गए हैं, और इसके गुणनखंड ये हो चुके हैं। पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में देखेंगे हम, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 2 आएगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 भी आएगा। एलसीएम में लेंगे अधिक से अधिक अपन, दोनों में भले ही नहीं हो लेकिन एक में तो है तो आएगा वो। 13 इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार, तो 1 बार 13 आएगा। 13 7 91, और 91 दूनी करेंगे 182 आ गया है। एलसीएम 182 आ गया है। अब अपन एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में लेंगे अपन कम से कम, इसमें 2 है 1 बार, लेकिन इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं आएगा। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, 7 भी नहीं आएगा। अगर दोनों में है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एलसीएम में एचसीएफ की अपेक्षा उल्टा होता है, तो अपन कहेंगे पहले एलसीएम निकाला अपन ने, अब अपन एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ में जो चीज़ दोनों में है वही आएगी, बाकी नहीं आएगी। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 आएगा, और 1 बार आएगा। इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, एचसीएफ 13 आ गया। हमने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला है। अब वो कह रहा है जांच करो। आप किसकी जांच करनी है आपको? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। हम जांच कर रहे हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है क्या? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। एलसीएम क्या आया था अपने पास? 182 आया था, और एचसीएफ 13 आया था, और दोनों संख्याएं क्या है हमारे पास? 26 और 91 है। 26 गुणा 91, हम इन दोनों गुणा करेंगे और इन दोनों गुणा करेंगे। अगर दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है तो हमारा काम ठीक है। 13 दूनी 26 का 6 का हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल 10 बन गई है। 13 कम 13 और 10 23, इनको गुणा करेंगे तो भी 2366 ही आएंगे अपने। यानी कि दोनों का गुणनफल इन दोनों का और इन दोनों का गुणनफल सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हमारी जो जांच है ठीक है, हम ठीक काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए भैया और बहनों, आप लोग 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे, उन्हें आप लोग करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। दैट्स ऑल।